हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा कैसी चल रही है आपकी तैयारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस हो चुकी है वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट में बेटा बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के प्रश्न हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वो सारे क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बेटा बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z और x y z बराबर 288 है तो y का मान बताना है। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, तो इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z जो है इसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिखते हैं। 2 के फॉर्म में कैसे, इन सभी संख्याओं के हर को हमें समान बनाना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। जितनी छोटी से छोटी संख्या में ये टूट जाए उतना छोटी से छोटी संख्या में हमें इसको तोड़ देना है। अब कैसे करना है ये, तो करना क्या है, ये 2 की पावर x है तो 2 की पावर x ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 2 की पावर x को यानी 2 को हम और छोटा नहीं कर सकते, बराबर। अब ये 4 की पावर जो y है बेटा, इसको देखो 4 जो है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी अगर हम 2 की पावर 2 लिख दें तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 2 दूना के 4। तो 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख दिए, और 4 की पावर ये y अभी बचा है तो यहाँ 2 के साथ y भी लिख देंगे, क्योंकि घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। अब बराबर 8 की पावर z है। अब 8 को हम लोग 8 नहीं लिखेंगे, 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये अगर 2 की पावर 3 लिख दे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8। तो 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर यहाँ z गुणे में है तो 3 के साथ हम लोग z गुणे में लगा देंगे। अब x y z बराबर 288 दिया है, अभी फ़िलहाल के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 2 की पावर x, 2 की पावर y और 2 की पावर 3 z जो है यहाँ सबके आधार में 2 है, यानी इन सभी संख्याओं के आधार समान है। आधार समान है तो हम घात की तुलना कर लेंगे। अब घात की तुलना कैसे करेंगे बेटा, ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो आपस में बराबर होने का मतलब यहाँ x बराबर 2y हो जाएगा और 2y बराबर 3z हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि आधार देखिए तीनों संख्याओं के आधार 2 हैं, यानी तीनों संख्याओं के आधार समान हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, घात की तुलना कर देंगे। जब आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगा, और अगर 2 या 2 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हैं तो हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट k के मान लेते हैं। इसके बराबर कांस्टेंट k मान लेते हैं। अब यहाँ x बराबर भी k होगा बेटा, यहाँ 2y बराबर भी k होगा और 3z बराबर भी k होगा, यानी इन तीनों संख्याओं के बराबर k होगा। तो k करने का मतलब यहाँ x बराबर k कर लेंगे हम लोग। तो x बराबर हमारा कितना आ गया मान, k। x की वैल्यू कितनी आ गई, k। अब यहाँ से 2y बराबर भी k होगा, क्योंकि तीनों संख्याओं के बराबर k है। तो 2y बराबर k जब आ गया तो y बराबर कितना आ गया, k बटा के 2। ये y का मान आ गया। अब ठीक वैसे ही 3z बराबर भी k हो जाएगा, तो z बराबर कितना हो जाएगा, k बटा के 3। हमसे प्रश्न में पूछा है y का मान बताना है। अब y का मान कैसे निकलेगा, प्रश्न में देखिए दिया है कि x y z बराबर 288, यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अगर हम लोग k की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से k अगर आ जाए तो यहाँ k का मान रख देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। अब k का मान कैसे निकालेंगे, x y z बराबर हमें 288 प्रश्न में दिया है। अब x का मान कितना है बेटा, k, तो x की जगह हम लोग रख देंगे k गुणा y का मान कितना आया है, k बटा के 2, तो y का मान k बटा 2 रख देंगे, और गुणा z का मान k बटा 3 है तो z के स्थान पर
k/3 रख देंगे। बराबर 288 है तो बराबर 288 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 1 के यहाँ 2 के 3 के, यानी k का गुणा k में 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का क्यूब हो जाएगा। k का गुणा जब आप लोग 3 बार करेंगे तो k का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 गुणा 3 हो गया, 3 दूना के 6, और 6 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 6 का पक्षांतर 288 के साथ गुणा होगा 6 का, यानी 6 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 6 का गुणा 288 के साथ होगा। तो 6 का गुणा जब हम लोग 288 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ आएगा 1728। 6 का गुणा आप लोग 288 में करके देखिएगा कितना आएगा, 1728। तो k क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, k क्यूब बराबर ये जो 1728 है बेटा, ये 12 का क्यूब है। 12 का क्यूब का मतलब कि 12 गुणा 12 गुणा 12, यानी 12 का गुणा जब आप लोग 3 बार करेंगे तब 1728 आएगा। आप लोग करके देखिएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार जब करेंगे तो 1728 आएगा। अब क्यूब से क्यूब हट गया, बचा कितना, k बराबर कितना आ गया, 12। तो हमें k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 12। हमसे y का मान पूछा है तो y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ k/2 है तो k की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, कितना आया है, 12, यानी k के स्थान पर अगर हम लोग 12 रख दें तो 12/2 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 6। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी हमारा आंसर 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है बेटा, 2 कह रहा है कि एक घन का आयतन, ये कह रहा है कि एक घन का आयतन जो है वह 9 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के, ये 5 नहीं है, 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो हमसे घन की भुजा की लंबाई पूछा है। अब इसमें क्या करेंगे, हमसे घन की भुजा की लंबाई पूछा है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि घन की भुजा कितनी है, a है। हम मान लिए कि घन की भुजा a सेंटीमीटर है। अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि घन का आयतन, यानी अगर हम लोग प्रश्न देखें तो ये कह रहा है कि घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ये प्रश्न में हमसे कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो अब घन का आयतन कितना है, घन का आयतन हो जाएगा, ये घन की भुजा हम लोग a माने हैं तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा जब हम लोग a मान लिए हैं तो घन का आयतन हमारे पास कितना आ जाएगा, a क्यूब। अब घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा घनाभ का आयतन होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, लंबाई हमें दिया है प्रश्न में 9 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमें प्रश्न में दिया है 9, 6 और 4। तो 9 गुणा 6 गुणा 4 जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। 9 गुणा 6 गुणा 4 करके देखिएगा कितना आएगा, 216। तो a क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, ये 216 जो है ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब का मतलब कि जब आप 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 का गुणा जब आप लोग 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। तो क्यूब से क्यूब हट गया, बचा कितना, ये a बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो a हमने क्या मानी है, घन की भुजा की लंबाई हम लोग कितना माने हैं, a सेंटीमीटर। तो घन की भुजा a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन a में, यानी कि हमारा ऑप्शन a जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे घन का आयतन पूछा है और प्रश्न में हमें दिया है कि घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल,
हमें प्रश्न में दिया है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप सभी को पता है कि घन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ कितना होता है 6a²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि घन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है 6a²। यानी ये घन का वक्र पृष्ठ जो है ये हमारा हो गया 6a²। और यह हमें प्रश्न में दिया है कि यह है कितना 216। यानी 6a² बराबर कितना आ जाएगा 216। यह 6a² बराबर कैसे आया 216। ये हमें प्रश्न में दिया है कि घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और हमें पता है कि घन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² बराबर ये 216 हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो 6a² बराबर 216 हम लोग लिख लिए। अब a² बराबर कितना आ जाएगा बेटा ये 216। और इस 6 का पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो 6 का पक्षांतर 6 a के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो 6 से जब ये काटेंगे हम लोग तो 6 तिरे के 18, 20 और 3 हो गया, ये 6 6 के 36, यानी कितना आ गया 36। तो a² बराबर 36 आ गया। तो 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। 36 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 6 का वर्ग लिख सकते हैं। 6 का वर्ग का मतलब 6 गुणा के 6 यानी 6 6 के 36। तो a बराबर कितना आ गया बेटा 6। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 मीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे घन का आयतन पूछा है। तो घन का आयतन आप सभी को पता है कि आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा अगर a हमारी है, हमने माना है कि भुजा हमारी a है, तो a क्यूब हो जाएगा। तो a का मान कितना आया है हमारे पास निकल कर 6 आया है। तो a का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा 216। तो 216 मीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है और आयतन हमारे पास, जब आयतन हम लोग निकालते हैं तो यूनिट हमारी मीटर क्यूब में आती है। तो 216 मीटर क्यूब किस ऑप्शन में है ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है 4 कह रहा है कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन में कैसे आएगा बेटा, आप सभी को पता है, सभी को पता क्या है कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा के 100। ये फॉर्मूला से तो सब लोग परिचित होंगे। फॉर्मूला है बेटा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। हमसे साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन किसका है कितना है इसका 4000 है। तो मूलधन के स्थान पर हम लोग कितना लिख देंगे 4000 गुणा दर, दर कितना है 10% की वार्षिक दर से। तो दर कितना हो जाएगा 10% और गुणा समय कितना है बेटा 2 वर्ष। तो समय के स्थान पर 2 वर्ष बटा के 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना, ये हो गया 4 दूना के 8 और 2 जीरो लगा देंगे तो 4 दूना 800, यानी कि 800 रुपये हमारा कितना क्या आ गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज ही हमसे पूछा है तो 800 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है 5 वाला देखिए, 5 वाला आप लोग इस सवाल को आप लोग हल करिए, देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोग बेटा ये सवाल हल कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप लोग यूपी टेट के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 5वां कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अनुपात दिया है 27:64। अनुपात को बेटा हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो 27:64 है इसको हम लोग 27/64 भी लिख सकते हैं। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ये जो दो घन दिया है, तो दो घन की भुजाएं हम लोग क्या मान लेते हैं, एक A1 मान लेते हैं, एक A2 मान लेते हैं। A1 A2 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी भुजा पहली है, कौन सी दूसरी है। तो दो घन है, घन की भुजा हम लोग मान लिए, एक है A1 और एक है A2। इसका अनुपात दिया है 27:64। और अभी मैंने आपको बताया कि अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न जब 27:64 कह रहा है, तो यानी घन की भुजा क्या है, A1 और A2। ये घन की दोनों भुजा है A1 और A2, इनके आयतनों का अनुपात। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 27/64। ये चीज़ें आप लोग समझ पाए हैं? कैसे समझ पाए, देखिए हम लोग माने हैं कि घन की भुजाएं A1 और A2 है, तो घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा का क्यूब होता है, और अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। प्रश्न में हमें आयतनों का अनुपात 27:64 दिया है, यानी इनके आयतनों का भी अनुपात, घन का जो आयतन है इनका अनुपात 27:64 है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27/64। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से A1/A2 कितना आ जाएगा बेटा, A1/A2 कितना आ जाएगा, ये 27 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे और ये 64 का भी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। अब ये कैसे हुआ, अब या तो आप लोग समझिए कि इस घन को हम लोग दाहिने साइड लेके चले गए, या इस तरह से समझिए कि दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब कर दिए हैं, दोनों पक्षों का घन कर दिए हैं। तो अब क्या हो गया, A1/A2 बराबर कितना आ गया, ये A1/A2 कितना आ गया, 27 का जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट में बेटा ट्रिपलेट बनता है। जब वर्ग निकालते हैं तो वर्ग का जोड़ा बनता है, और क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट में ट्रिपलेट बनता है। यानी 27 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो ये 3 आएगा। 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, और ऐसे ही 4 का करेंगे तो 64 आएगा। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी A1/A2 हमारे पास कितना आ गया, 3/4। अब हमसे पूछा क्या है कि संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6A², यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो हमसे प्रश्न में पूछा है इसका फॉर्मूला होता है 6A², और इसमें हमें अनुपात पूछा है। तो 6A², ये 6A1², ये दो घन है ना, तो पहले घन का हो गया, बटा 6A2², ये हमारा दूसरे घन का हो गया। ये जो दो घन दिया हुआ है, इन्हीं दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। तो दोनों घन के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 6A1² बटा 6A2², क्योंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह हमारा 6A² होता है। तो बस अब यहाँ मान रख देंगे, यहाँ 6 हो गया, A1 के स्थान पर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A1 का स्क्वायर है। ऐसे ही 6 हो गया, A2 के स्थान पर हम लोग 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा 6 से 6 कट गया, ऊपर आ गया 3 3 के 9 और नीचे 4 चौके 16। अब ये आ गया 9/16, यानी A1/A2 कितना आ गया, 9:16। तो A1/A2 बराबर कितना आ गया, 9:16। 9:16 कैसे आया बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। तो 9:16, यानी 9/16 को हम लोग 9:16 लिख सकते हैं। तो 9:16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। अब 6 वाला प्रश्न देखिए, इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको बहुत सारी करवा दिए हैं। ये पिछली प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देखिएगा तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए अब इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना प्रश्न हो गया है। प्रश्न दिया है कि यदि A/B बराबर 7:9, B/C बराबर 3:5 है तो A/B/C का मान बताना है। अब हम लोग
अनुपात बी अनुपात सी, इसी का मान पूछा है हमसे। अब ए अनुपात बी हमें प्रश्न में दिया है 7 अनुपात के 9, तो ए के नीचे हम लोग 7 लिखेंगे, अनुपात बी के स्थान पर 9 लिखेंगे। आगे दिया है बी अनुपात सी, यानी बी के नीचे हम लोग 3 लिखेंगे और सी अनुपात 5 है तो 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से हम लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले यहाँ सी के नीचे देखिए ये जगह खाली है और यहाँ ए के नीचे स्थान खाली है। अब इन दोनों को हमें भरना होगा, तभी तो गुणा कर पाएंगे। अब इन दोनों स्थानों को भरेंगे कैसे? भरना बहुत ही आसान है। अगर दाहिना खाली है तो बायां वाला, यानी उसके पीछे वाली संख्या हमें वापस वही रिपीट कर देनी है। जैसे सी के स्थान पर खाली है तो इसके पीछे कौन सी संख्या है? 9, यानी यही पीछे वाला हम लोग रिपीट कर देंगे। अब यहाँ ए का स्थान खाली है तो ए के स्थान पे भी पीछे वाली संख्या रिपीट कर देंगे। कहने का मतलब कि अगर जो स्थान खाली हो तो उस स्थान पर हम लोग पड़ोसी को रिपीट कर देते हैं। अब जब रिपीट कर दिए तो देखिए अब हमारी सारी संख्याएं अपने सही स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे? 7 का गुणा 3 में तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 9 तिया के 27 हो जाएगा और 9 पचे के 45 हो जाएगा। अनुपात बेटा अगर कट रहा है तो उसको हम काट देंगे, यानी काट कर हम सबसे छोटे टुकड़े में कर देंगे, यानी अभाज्य गुणन खंड बना देंगे उसका। तो ये 21, 27 और 45 देखिए ये 3 से कट रहा है। 3 सत्ते 21, 3 नवा के 27 हो गया अनुपात, और ये देखिए 15 तिया के 45, यानी नया अनुपात जो हमारा बन कर आया ए अनुपात बी अनुपात सी, वो कितना आया? 7 अनुपात 9 अनुपात 15। तो 7, 9, 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। अब 7 वाला देखिए, 7 वाला भी अनुपात से ही प्रश्न है। अब 7 वाला प्रश्न देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। अब आसान कैसे है चलिए देखते हैं। दिया है 3 संख्याओं का योग 58 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4 अनुपात 9 है। अब हम लोग जो जो प्रश्न कहता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम 3 संख्या जो दिया हुआ है, यह 3 संख्याएं हम लोग मान ले रहे हैं कि वह तीनों संख्याएं ए, बी और सी हैं। तीनों संख्याएं मान लिए हम लोग, क्या मान लिए? कि संख्याएं तीनों ए, बी और सी है। अब प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। तो पहली संख्या हमारा ए है, तो ए का दूसरी संख्या यानी बी से अनुपात कितना बन रहा है? 4 अनुपात के 9 बन रहा है। ये प्रश्न में हमें दिया है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली ए है दूसरी बी है, तो यानी ए बी का अनुपात कितना बन रहा है? 4 अनुपात के 9 बन रहा है। आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, दूसरी क्या है हमारे पास? बी है, यानी बी का सी से, दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना बन रहा है? ये बन रहा है बेटा 9 अनुपात के 16। ये भी हमसे प्रश्न में कहा है। अब और आगे कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग, यानी ए प्लस सी हमें बताना है। पहली और तीसरी का योग का मतलब ए प्लस सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब हमें ए बी सी का मान निकालना होगा, तभी तो ए प्लस सी कर पाएंगे। अब सबसे पहले बेटा हम लोग ए बी सी का अनुपात निकालते हैं। तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकलेगा? ये ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आएगा? ए अनुपात बी कितना है? 4 अनुपात 9 है, और बी अनुपात सी कितना है बेटा? 9 अनुपात 16 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ खाली स्थान पर 9 आएगा। ये कैसे आएगा? मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि पिछले वाली संख्या को हम लोग रिपीट कर देते हैं। यहाँ भी बेटा 9 आएगा। 9 कैसे आएगा? क्योंकि पीछे 9 है तो आगे 9 रिपीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब कुछ करना है नहीं, सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो गुणा क्या करेंगे बेटा? 9 चौके 36, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। अनुपात 9 नवा के 81 हो गया अनुपात, और 16 नवा के 144। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर अनुपात कट रहा है तो हम उसको काट कर छोटे टुकड़े में कर देंगे, यानी उसका अभाज्य गुणन खंड बना देंगे। अब देखिए, अगर हम लोग 9 से काटें तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, और ये हो गया 9 नवा के 81, और 9 16 144, यानी ए बी सी का अनुपात हमारे पास कितना आ गया? 4 अनुपात 9 अनुपात 16। अब देखिए ये कटेगा नहीं,
तो अब एक चीज़ मैंने आपको और बताया है, क्या बताया है कि अनुपात बेटा हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, वह हमें यूनिट बताता है। अनुपात जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं बताता, वह हमें एक यूनिट बताता है। जैसे ABC का अनुपात 4:9:16 दिया है, यानी A बराबर 4 यूनिट है, तो B बराबर 9 यूनिट है, तो C बराबर 16 यूनिट है। अगर हम लोग इसे संख्या में माने, अगर हम मान लें कि यह तीनों संख्याएं हमारी हैं, तो तीनों संख्याओं को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों अनुपातों के साथ यक्स को लगाना पड़ेगा, तभी हम संख्या मान सकते हैं। तो हमने मान लिया, हमने क्या माना कि हमने माना कि वो जो तीन संख्याएं हैं, वह तीन संख्याएं क्या हो गई बेटा, एक हो गई 4x और दूसरी हो गई 9x और तीसरी हो गई 16x। यह 9, 4 और 16 जो है, 4, 9 और 16, इसको जब हम लोग संख्या मानेंगे तो इसको यक्स के साथ मानना पड़ेगा। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे पहली और तीसरी का योग पूछा है, और यहाँ प्रश्न में देखिए शुरुआत में ही दिया है कि तीनों संख्याओं का योग 58 है। उसके कहने का मतलब, प्रश्न के कहने का मतलब क्या है कि तीनों संख्याएं ये 4x प्लस 9x प्लस 16x, ये हमारी तीनों संख्याएं हैं। तो तीनों संख्याएं कितनी हुई हैं बेटा, ये तीनों संख्याएं हमारी 58। ये दिया है कि प्रश्न में तीन संख्याओं का योग कितना है, 58, तो तीनों संख्याओं का योग बराबर कितना हो गया, 58। अब 4x प्लस 9x प्लस 16x, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29x आएगा। 29x बराबर कितना आ गया, 58। अब 29x बराबर जब 58 आ गया तो इन 29 एक नम 29, 29 दूना के 58, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 58। अब जब यक्स की वैल्यू हमारे पास यक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ये 29 दूना के 58 कट गया, तो यक्स की वैल्यू जब 2 आ गई तो ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में अगर हम यक्स की वैल्यू रख दें तो हमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो अब यक्स की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे, तो जब पहली संख्या में रखेंगे, तो पहली संख्या में अगर यक्स की वैल्यू रखेंगे तो यक्स की वैल्यू 2 है, तो 4 गुणा के 2 करेंगे तो पहली संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 8। और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आ गई बेटा, ये 9 यक्स है, यानी 9 गुणा के 2, तो 9 दूना के 18। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 18। अब तीसरी संख्या 16 यक्स है, यानी 16 गुणा के 2 करेंगे, तो 16 दूना के कितना आ गया, 32। ये हमारी तीनों संख्याएं मिलकर हमें आ गई 8, 18 और 32। प्रश्न में हमें कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग, तो पहली 8 है, तीसरी 32 है, तो 8 प्लस 32 योग पूछा है ना, तो 8 प्लस 32 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया, 40। 40 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहा है, अब 8 वाला देखिए, 8 वाला भी बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त है, उसकी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने से क्या फ़ायदा होगा बेटा, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हमने मान लिया कि एक जीवा है। अब जीवा कह रहा है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये केंद्र से जीवा तक की दूरी हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यही तो प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है, और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है बेटा, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम लोग अगर ओ मान लें, ये जीवा अगर हम लोग ए और बी मान लें, और ये बीच वाले पॉइंट को यदि हम लोग यम मान लें, तो यहाँ से देखिए ओ ए यम हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस में क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग। ओ ए का वर्ग कितना है, 5, यानी 5 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ए एम का वर्ग। तो ए एम तो हमें निकालना है, तो ए एम का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग, यानी कि ये बराबर नहीं होगा,
AM का वर्ग प्लस OM का वर्ग का मतलब 3 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OA की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OM की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब ये 5 पची 25 हो गया बराबर ये बेटा AM स्क्वायर, इसको तो निकालना ही है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस ये 3 तिया के 9 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये हो गया AM स्क्वायर बराबर ये 25 हो गया और 9 का पक्षांतर हम लोग कर देंगे तो 9 का पक्षांतर -9 हो जाएगा। अब यहाँ से AM स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा 16, और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो वर्ग से वर्ग कटा यानी AM की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 4 सेंटीमीटर। तो AM बराबर हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है बेटा कि केंद्र से जब जीवा पर लंब पड़ता है तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये जो AM की वैल्यू है यह AB की आधी है। कहने का मतलब अगर हम लोग AB निकालें तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2AM। अब 2AM कैसे आया, AB बराबर ये AB का आधा AM है, तो AM का जब 2 गुना कर देंगे तो ये AB के बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर जब 2AM हो गया तो 2 गुणा AM की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई है 4, यानी 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि 887 87,989 9,936 84,329 गुणनफल में इकाई का अंक। अब आप ही बताइए, जब इतनी संख्या यानी इतने लंबे चौड़े संख्या का गुणा करेंगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही, और इतना ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमसे प्रश्न में सिर्फ़ और सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो हम इतना ज़्यादा गुणा ना करके हम सीधा सीधा सिर्फ़ और सिर्फ इकाई का अंक ले लेते हैं, यानी इन सभी संख्याओं में से हम सिर्फ़ और सिर्फ इकाई का अंक ले लेते हैं क्योंकि हमसे प्रश्न में इकाई का अंक पूछा है, तो हमें बाकी दहाई सैकड़ा हज़ार इन सब का गुणा करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखिए सब संख्याओं में से इकाई का अंक अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 6 गुणा के 9, यानी सब संख्याओं से हमने क्या कर लिया इकाई का अंक निकाल लिया। तो ये हो गया बेटा 9 9 के 81 गुणा 9 6 के 54। अब 81 और 54 का भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से भी हम लोग इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो 81 में इकाई 1 है और 54 में इकाई 4 है, तो 1 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 4। तो 4 किसी भी ऑप्शन में है नहीं। मुझे लगता है बेटा ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है। गलत क्या हुआ है, यहाँ 9,936 जो है यहाँ 9,939 होगा। 39 कैसे होगा, क्योंकि मैंने यह प्रश्न इसलिए रखा था क्योंकि आखिरी में देखिए इकाई में सब संख्याओं के स्थान पर मैंने 9 9 रखा था। 9 9 किस लिए रखा था, क्योंकि अगर आपको प्रश्न में यहाँ देखिए अगर यहाँ से 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, यही तो बता रही हूँ मैं कि मैंने सभी के इकाई के अंक में 9 रखा था। अगर ये 9 9 की 81 गुणा ये 81 हो गया और 1 गुणा 1, ये मैं यहाँ आंसर 1 आएगा। 1 कैसे आएगा बेटा, ये 9 9 मैं क्यों रखी थी, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर संख्याएं कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी संख्याओं का यदि आपस में गुणा करना पड़े, यदि सभी संख्याओं के इकाई में 9 है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर 1 लगा दिया करिए, गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 9 का गुणा जब आप लोग 9 में चाहे जितनी बार भी करेंगे इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो ये बेटा 6 गलती से मुझे लग रहा है लिख दिया गया है, यहाँ पे 9 होगा और आंसर इसका 1 आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई 9 है तो हमें इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है
कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। प्रश्न कह रहा है कि इसके अंश और हर का योग कितना है, 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है, यानी हमें अंतर बताना है अंश और हर में। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया कि भिन्न का अंश जो है वह यक्स है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि भिन्न का अंश जो है वह कितना है बेटा, यक्स है। अगर अंश यक्स है तो आप बताइए कि हर कितना आएगा। ये चीज़ें आप लोग कमेंट करिए कि अगर हमने मान लिया कि अंश यक्स है तो इसका हर कितना आएगा। अब हर कितना आएगा बेटा, देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है कि हर और अंश का योग 91 है। अंश और हर का योग कितना है, 91 है। यानी अगर अंश हम लोग यक्स मान लिए तो हर कितना आएगा, 91 में से अगर हम लोग यक्स माइनस कर दें तो वही हमारा हर आ जाएगा। 91 में से यक्स माइनस कैसे किए, कैसे हर आया, तो अंश हमने यक्स माना, दोनों का योग दिया है हमारे पास कितना, 91, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 91 आएगा। तो अगर अंश यक्स मान लिए तो हर में से जब हम लोग अंश को घटा देंगे तभी तो हमारा हर आएगा। यानी इन दोनों के योग में से, हर में से नहीं, दोनों के योग में से जब हम लोग अंश को घटा देंगे तो वही हमारा हर आ जाएगा। तो अंश हमारा यक्स हो गया और हर हमारा कितना हो गया, 91 माइनस यक्स। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ये यक्स हो गया अंश और 91 माइनस यक्स ये हमारा हो गया हर। यह किसके बराबर है, 5/8 की। ये हमें प्रश्न में दिया है कि भिन्न 5/8 के तुल्य है। तो अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे बेटा, ये देखिए 8 का गुणा यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 91 का गुणा जब हम लोग 5 में करेंगे तो 5 एक 5 और 9 बचे 45, ये हो गया 455 माइनस 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब ये हो गया 8x, 5x का पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा क्योंकि माइनस 5x है और बराबर 455 है तो 455 लिख देंगे। अब बेटा हो गया 8 5 13, यानी ये 13x बराबर कितना आ गया, 455। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यही 455 में जब 13 से भाग करेंगे तो ये कितना जाएगा, 13 तिया के 39 और 1 40, 5 6 बचा, 13 पच्चे 65, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35। तो अंश जब हम लोग यक्स माने हैं तो हमारा अंश कितना आ गया, 35 आ गया। और हर कितना आएगा बेटा, हर 91 माइनस 35। माइनस 35 कैसे आए, क्योंकि यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 35। तो 91 में से जब हम लोग 35 निकालेंगे तो यहाँ से 11 हो गया, ये हो गया 6 5 11, 6 और 5 3 8, यानी ये 56 आ गया। हर हमारा कितना आ गया, 56। अंश हमारा कितना आ गया, 35। अब हर तथा अंश में अंतर पूछा है तो हर हमारा कितना आया है, 56। अंतर का मतलब होता है माइनस, और अंश कितना है, 35। यही तो हर और अंश का अंतर पूछा है। तो 56 माइनस 35 जब करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी हमारा हर और अंश का अंतर जो है वो कितना आ गया, 21। तो 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। 11 देखिए, 11 बहुत आसान प्रश्न है। आसान कैसे है बेटा, ये हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो प्रश्न में दिया है a क्यूब बराबर b क्यूब बराबर c क्यूब, ये a क्यूब बराबर 1 + 7, 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b, 4 का क्यूब बराबर 1 + 7 + c। यहाँ से हम लोग a b c का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे a + b + c की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से मान कैसे निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले ये a क्यूब वाला देखिए, ये हो जाएगा बेटा a क्यूब बराबर, ये 7 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ से a क्यूब बराबर, ये 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब जब लिख देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब से क्यूब हट जाएगा। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 3 का क्यूब बराबर है, तो 3 का क्यूब का मतलब होता है 27, 3 तिया 9 तिया 27, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 1 8 + b।
ये चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। 3 का क्यूब बराबर 27 हो गया और 7 और 1 8 हो गया प्लस बी। अब ये 27 माइनस 8 हो गया बेटा बराबर बी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? ये 27 माइनस 8 कैसे हुआ? 8 का भी हम लोग पक्षांतर किए हैं, तो 27 में से जब हम लोग 8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 19। यानी हमारी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 19। अब यहाँ तीसरे समीकरण से देखिए क्या, 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 बराबर ये 7 1 8 हो गया प्लस सी। अब c बराबर कितना होगा बेटा? ये 64 माइनस 8। इस 8 का हम लोग पक्षांतर कर लिए, 8 प्लस में है तो 8 का पक्षांतर माइनस में हो जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया? ये 64 में से 8 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 56। हमसे प्रश्न में पूछा क्या है? a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये वाला प्रश्न कितना आसान था। ए बी सी का मान निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी रख दीजिए। तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 19 और सी की वैल्यू है 56। तो 19 और 20, ये 21 हो गया, प्लस 56 करेंगे तो ये हो गया 77। 19 प्लस 2 प्लस 56 करेंगे तो कितना आ गया? 77। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 77। 77 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है बेटा कि यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर होती है बेटा 2πr। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर हमें कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो 2πr बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2π। बटा 2π कैसे आया? 2π का हम लोग पक्षांतर कर लिए हैं, तो r बराबर आ गया 3/2π। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अगर यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। तो यहाँ पाई हम लोग रख देंगे r की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, कितना आया है? 3/2π। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए πr² है, तो पाई के स्थान पर तो पाई रख देंगे, r² के स्थान पर r की वैल्यू 3/2π रख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बराबर कितना आया? ये हो गया पाई, बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब 3/2π का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 3 तिया के 9, और 2π का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4π²। अब यहाँ से 1π से 1π कट गया, बचा कितना बेटा? यहाँ ऊपर 9 बचा अंश में, और हर में कितना बचा? 4π। ये 1π से 1π कटा था तो अभी 1π बचा है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? इसका क्षेत्रफल 9/4π। तो 9/4π किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 क्या कह रहा है? अब 13 वाला जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि 13 वाला प्रश्न भी बहुत ही आसान है। इस प्रकार के प्रश्न बेटा परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को बार बार करवाती हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि अनुपात जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अनुपात हमें यूनिट बताता है। अगर हम लोग संख्या माने, ये जो अनुपात 3:4 दिया है, अगर यह दोनों संख्याएं हम मान ले तो दोनों संख्याएं हमारे पास कितनी आ जाएगी? एक संख्या हमारे पास आ जाएगी 3x, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4x आ जाएगी, क्योंकि अनुपात जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। संख्या अगर हम लोग मानते हैं तो यक्स के साथ मानते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा? अब 3x और 4x में देखिए यक्स दोनों संख्याओं में है, यानी अगर हमें इन संख्याओं का म सा देखना हो तो इन संख्याओं का म सा बेटा कितना आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। यक्स कैसे आया? क्योंकि यक्स देखिए 3 में भी यक्स है, 3 के साथ भी यक्स है, और 4 के साथ भी यक्स है, तो हमारा म सा कितना आ जाएगा? यक्स आ जाएगा।
अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा, ल सा गुणा म सा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ल सा गुणा म सा, ल सा कितना है बेटा 84, तो 84 गुणा के म सा यक्स बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 3x गुणे दूसरी संख्या 4x। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से देखिए ये 4 तिया के 12 यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 3x गुणा 4x करेंगे तो 12 यक्स स्क्वायर हो गया, और इस यक्स का हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। ये जो 84 गुणा यक्स है, इस यक्स का पक्षांतर करेंगे तो यक्स गुणे में है, ये भाग में हो जाएगा, बराबर 84 है तो 84 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए एक यक्स से एक यक्स ये कट गया, और 12 सते 84, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, यानी संख्याओं का म सा जो है वह हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। इन संख्याओं का म सा 7 आ गया। अब यक्स की वैल्यू जब 7 आ गई तो यहाँ से 3x पहली संख्या है, यह 3x पहली संख्या है तो 3 गुणा यक्स की वैल्यू 7 है, यानी 7 तिया के 21, और दूसरी संख्या 4x है बराबर, तो 4 गुणा यक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो 4 सते 28, यानी एक संख्या हमारे पास आई 21 और दूसरी संख्या हमारे पास आई 28। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, 21 और 28 में बड़ी संख्या कौन सी है 28 है, यानी 28 हमारा आंसर जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमसे प्रश्न में छोटी संख्या पूछता कि छोटी संख्या क्या है, तब हमारा ऑप्शन 21 हो जाता, यानी ऑप्शन ए तब हमारा सही हो जाता। लेकिन हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी हमारी 28 है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि किसी वृत्त में एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। यह ABCD होगा, क्या होगा, समलंब होगा, वर्ग होगा, आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा। अब सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप लोग एक वृत्त बनाइए। यहाँ हमने एक वृत्त बना दिया। अब कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब बेटा आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रश्न में हमें समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है, तो अगर आमने सामने की भुजा बराबर करें हम लोग वृत्त में बनाएं, तो यहाँ से देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। यही तो वृत्त में समांतर चतुर्भुज ABCD बनेगा। अगर हम लोग ये पॉइंट A, B, C और D मान लें तो यही तो हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD बनेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब ये वाली आकृति जो ABCD है, यह वाली आकृति आपको कैसी दिख रही है, एक आयत की तरह दिख रही है, यानी ये ABCD क्या है, एक आयत है। तो किसी वृत्त में समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया गया तो ABCD क्या होगा, एक आयत होगा। अगर समांतर चतुर्भुज दे, यानी अगर पूछे कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अभी यही समचतुर्भुज कहता है कि किसी वृत्त में समचतुर्भुज ABCD बनाया, तो समचतुर्भुज में A, B और C और D ये चारों भुजाएं बराबर होती। तो चारों भुजाएं जब बराबर होती तो ये क्या हो जाता, ये वर्ग हो जाता। ये क्या हो जाता है बेटा, वर्ग हो जाता, ये वर्ग। अगर प्रश्न में समचतुर्भुज दे कि समचतुर्भुज किसी वृत्त में बना है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो वहाँ पे वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में समांतर चतुर्भुज कहा है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होने का मतलब हमारा आयत बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी आयत होगा। ABCD क्या होगा, एक आयत होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं, यानी इस सेट का ये हमारा आज आखिरी सवाल है। तो आखिरी सवाल है, तो अब आप लोग जवाब इसका दीजिए, क्योंकि ये बेटा बोर्ड मास वाला सवाल है, ये तो इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा। बोर्ड मास में बेटा सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसे सेम टू सेम लिखते जाएंगे। जैसे देखिए ये 4 है तो 4 ऐसे ही लिख देंगे,
माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब 2 में से 9 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, -7 की आएगा। -7 कैसे आएगा, 2 में से 9 घटाएंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे। इसकी पावर 0 है तो पावर 0 लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 का वर्ग भाग में 1 + 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 4 आएगा, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी संख्या की घात में यदि 0 है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। यानी किसी भी संख्या के घात में यदि 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो -7 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 तियाँ के 9 और भाग 1 करना, यानी 9 भाग 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, +3 है तो +3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, ये 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, +9 में 1 से भाग करेंगे तो 9 आएगा और +3 इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये देखिए 3 3 6 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15। यानी 3 + 9 + 3 करेंगे तो 9 3 3 6 हो गया और 9 1 10 5 15, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 15। 15 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। आप लोग बताइएगा कि 15 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पाए हैं। प्रश्न अब आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न बेटा अच्छे लेवल के रहते हैं या बहुत ही आसान रहते हैं। अगर आपको प्रश्न जैसे कठिन लग रहे हो तो भी बताइएगा, और अगर आप लोगों को प्रश्न ज़्यादा आसान लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि प्रश्न बहुत ही आसान मैम दे रही हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं और भी ज़्यादा हार्ड प्रश्न लेकर आऊँगी। मैं बेटा थोड़े से आसान और थोड़े से कठिन प्रश्नों को मिक्स करके रखती हूँ। ये ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग जब आसान के साथ कठिन को हल करेंगे तो मतलब सॉल्व करने में भी आसानी होगी और आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो बेटा मेरी क्लास आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।